हेलो बेटा, कल हमने किया था एकाधिकार और अल्पाधिकार में अंतर। आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अल्पाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है? अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें वस्तु के थोड़े से विक्रेता पाए जाते हैं, फर्मों की परस्पर निर्भरता पाई जाती है, थोड़े विक्रेता होने के कारण आपसी प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। उदाहरणतः भारतीय बाजार में आए उत्पादक गिने चुने हैं, जैसे मारुति, टाटा वगैरह, ये ठीक है। तो ये शायद हमारा हो गया था ये क्वेश्चन। हाँ, ये हो लिया था हमारा क्वेश्चन। अब हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। बाजार का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है? तो ये कह रहा है कि बाजारों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। पहला है, ये क्वेश्चन बेटा हमने कल कर लिया था, ठीक है, ध्यान नहीं रहा मुझे, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन कि क्रेता व विक्रेताओं की संख्या। यदि क्रेता व विक्रेताओं की संख्या अधिक है तो यह बाजार पूर्ण प्रतियोगी या एकाधिकारी प्रतियोगी होगा। केवल एक विक्रेता होने पर एकाधिकारी तथा थोड़े से विक्रेता होने पर बाजार अल्पाधिकारी होगा। दूसरा है कारकों की गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कारकों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, जबकि अन्य बाजारों में साधनों में कम गतिशीलता पाई जाती है। नंबर 3, वस्तु की प्रकृति। यदि वस्तु समरूप है तो बाजार पूर्ण प्रतियोगी होगा, और यदि वस्तु में भिन्नता होती है तो इसे एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार समझा जाएगा। नंबर 4, बाजार का ज्ञान। यदि क्रेताओं व विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी है तो इसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाएगा। अपूर्ण ज्ञान की अवस्था में यह एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार होगा। नंबर 5, कीमत नियंत्रण। यदि बेची गई वस्तु की कीमत पर फर्म का पूर्ण नियंत्रण है तो यह एकाधिकार बाजार की विशेषता है। यदि फर्म का कीमत पर आंशिक नियंत्रण है तो एकाधिकारी प्रतियोगिता का आधार है। गठबंधन तथा गैर गठबंधन अल्पाधिकार में अंतर बताइए। तो पहला है गठबंधन अल्पाधिकार। यह बाजार का वह रूप है जिसमें बाजार में कम फर्में होती हैं तथा औपचारिक समझौतों के द्वारा प्रतियोगी फर्मों से बचने का निर्णय लेती हैं तथा एक गुट व्यापार आपस में उत्पादन कोटा व कीमत तय कर लेती है। यदि व्यापार गुट मुख्य फर्म को कीमत नेता बना देता है तो इसके द्वारा तथा तय कीमत सभी फर्मों द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है। ये क्या है? गठबंधन, आपसी समझौते द्वारा। गैर गठबंधन क्या होता है कि उनका आपस में कोई समझौता नहीं होता, नॉन कोलिसिव। यह बाजार का वह रूप है जहां बाजार में कम फर्में होती हैं और हर फर्म विरोधी फर्मों के स्वतंत्र रूप से अपनी खुद की कीमत व उत्पादन नीति का अनुसरण करती है। लाभ अधिकतम करने के रूप में गठबंधन की अपेक्षा प्रतियोगिता को अधिक पसंद किया जाता है। बाजार में कुछ बड़ी फर्में भी पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ गला काट प्रतियोगिता भी पाई जाती है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है? तो श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण वहाँ पर होगा जहाँ पर श्रमिकों की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, डिमांड एंड सप्लाई ई पॉइंट पर है। इस डायग्राम में डी श्रमिक का डिमांड कर रहा है और ऐसे सप्लाई है। E1 बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ई बिंदु ये E1 नहीं है। इस बिंदु पर श्रमिकों की मांग और पूर्ति बराबर है तो OW, ठीक है, OW मजदूरी निर्धारित होगी। ये जो मजदूरी है ना, ये W होगी। OW मजदूरी निर्धारित होगी तथा ON, ठीक है, ON श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जगह ये N हो जाएगा, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। आगे है एकाधिकार के अंतर्गत कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा फर्म के संतुलन को समझाइए। तो इस विधि के अनुसार फर्म के उत्पादन की उस मात्रा पर संतुलन में होगी जहां पर कुल आगम और कुल लागत का अंतर अर्थात लाभ ज़्यादा होगा। एकाधिकार में कुल लागत और कुल आगम में क्या है कि भाई ज़्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा? कॉस्ट कम होगी और उसका मार्जिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देखिए ये हमारे पास दिखा रखा है, ये क्या है? मार्जिन, ठीक है, और ये क्या है? टोटल कॉस्ट।
तो कॉस्ट हमारे यहाँ से है प्राइस के अकॉर्डिंग, और ये क्या है मार्जिन। यहाँ तक तो हमें क्या हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिन से, 0 मार्जिन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट और मार्जिन दोनों बराबर हैं। तो क्या हम यहाँ पे प्रोडक्शन बंद कर देंगे? नहीं, यहाँ से जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट कम आती जाएगी और हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन इस बिंदु पर फिर से क्या कॉस्ट हाई हो गई और रेवेन्यू गिरने लग गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ही, यहाँ पे मैक्सिमम इनमें डिफरेंस, इट मीन्स ये कॉस्ट है और ये रेवेन्यू, इनका डिफरेंस ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस पॉइंट पर। देखिए कह रहा है रेखा चित्र में टी आर कुल आगम और टी सी कुल लागत और टी पी कुल लागत वर्कर है। ओ क्यू उत्पादन की मात्रा पर संतुलन की अवस्था में होगा, ओ क्यू की मात्रा पर, क्योंकि इस पर टी आर और टी सी का डिफरेंस अधिकतम है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है आपका, ये हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।